वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 टोपी भाग 3 के अंतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस पाठ के बारे में हमने पहली बार एक वीडियो बनाया था भाग 1 के अंतर्गत, फिर भाग 2 हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी और अभी आज ये तीसरा वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो देखिए, इसमें भाग 3 के अंतर्गत आगे इस कहानी में और क्या हुआ है, तो इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, उसका जो करघा था वो चलने लगा। डर के ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गशप और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। अब देखिए, करघा शब्द आया है। करघा अर्थात चरखा। डर के अर्थात कपड़ा बनाते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फेंकते हैं वह। डरके का मतलब क्या होता है, तो कपड़ा बनाते हुए जुलाहे जिस बाने का सूत फेंकते हैं उसे डरकी कहते हैं। गपश, गपश अर्थात घना बना हुआ। दबीज अर्थात मजबूत, दबीज अर्थात मजबूत। यहाँ पर देखिए कि जब बुनकर ने मादा गौरैया से कपड़े आधा आधा बांट लेने के सौदे के बारे में सुना तो उसने ये देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह सूत बुनने के लिए तैयार हो गया। उसने मादा गौरैया से सूत अपनी ओर खींचकर अपना कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। उसका करघा चलने लगा, डरकी ढुलकने लगी। वह बड़ी तेजी से काम करने लगा क्योंकि उसे राजा जी का कपड़ा भी बनाना था। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी घना और मजबूत कपड़ा बुन दिया। कपड़ा तैयार हुआ तो आधा आधा उन्होंने बांट लिया। अब आगे देखिए, गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। अब मंजिल अर्थात हिस्सा। अब यहाँ पर देखिए कि मादा गौरैया ने अपने लक्ष्य के आधे से ज़्यादा रास्ते को पार कर दिया था, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था टोपी बनाने का, तो उसे देखिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है उसके लिए कि एक व्यक्ति नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरा नहीं होता है तो तीसरे के, जैसे जैसे कारागिर उसे चाहिए वैसे वैसे वो सभी के पास जाकर अपने लक्ष्य को पूरे करने की पूरी तरह से कोशिश करती हुई हमें दिखाई दे रही है। फिर बुनकर ने जब मादा गौरैया को कपड़ा बुनकर दे दिया तो वह कपड़ा लेकर एक दर्जी के पास जा पहुंची और दर्जी से प्रार्थना करने लगी कि दर्जी भैया, उसके कपड़े की टोपी सिला दो, यानी कि जो मेरे पास कपड़ा है इस कपड़े की आप मुझे टोपी सिला दो। आगे देखिए, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, यानी खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झप सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। अब देखिए, यहाँ पर भी जो दर्जी है पहले तो उसने मना ही कर दिया। अब यहाँ पे शब्द आया है खिसकती। खिसकती अर्थात, अब खिसकती का मतलब होता है भागती या जाती, यानी फिसलने वाली। इस प्रकार से खिसकती है अर्थात जाती है या नहीं जाती है, इस प्रकार। दर्जी रोष अर्थात गुस्सा। दर्जी का जो रोष था गुस्सा। झब अर्थात झबला। आह भरी अर्थात निश्चित हो गए, इस प्रकार। अब देखिए, गौरैया से कपड़े की टोपी बनाने की बात सुनकर दर्जी ने मादा गौरैया पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वह वहाँ से चली जाए। क्या वह यह नहीं देख पा रही है कि उसे राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जो 10वां बेटा पैदा हुआ है, यानी कि 7वीं रानी है राजा की, और उसे भी पहले कितनी बेटियां हो चुकी है, 9 बेटियां हो चुकी है, और 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए ढेरों झबले सिलने हैं। दर्जी बहुत ही व्यस्त नजर आ रहा था। उसने अपने माथे पर का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी और कहने लगा कि न तो इस काम से उसका कोई लेना है न देना है, फिर भी कड़ी मेहनत कर पसीना बहाना
पड़ रहा है, अर्थात जो काम वो कर रहा है उसके बारे में उसके बदले में उसे मुबदला तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मेहनत करनी पड़ रही है। इस प्रकार हम तो भैये बेगार बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही। डेढ़ टांगों पर ही नहीं नाचने फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। अब देखिए, जो यहाँ पर कठिन शब्द आया है उसके बारे में देखते हैं पहले। बेगार अर्थ है बिना मजदूरी का काम करवाना, अर्थात बेगार। मुजी अर्थात मजदूर। मनोयोग अर्थात मन। फूदने अर्थात सूत या ऊन आदि का फूल। फूदने का मतलब क्या होता है? सूत या ऊन आदि के जो फूल बनाए जाते हैं वो फूल। जड़ अर्थात लगा। और आपे में न रही अर्थात बेकाबू होना। जब दर्जी ने मादा गौरैया का कपड़ा सिलने से मना कर दिया, तब वहाँ भी मादा गौरैया ने वही बात कही जो पहले सभी कारागिरों से कही थी कि वह तो मुफ्त में कोई काम नहीं करवाती, हर काम का उचित मूल्य देती ही है। वह दर्जी से बोली कि वह इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक वह दर्जी रख ले और दूसरी उसे दे दे। यदि किसी मजदूर को मुंह मांगी मजदूरी मिल रही हो तो कौन मजदूर काम करने को तैयार नहीं होगा? सभी तैयार हो जाएंगे। कच कच करके दर्जी की कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर से बाहर होने लगी। उसने भी बहुत ही मन से 2 टोपियाँ सिल दी। और तो और खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से टोपी पर 5 ऊन के फूल भी जड़ दिए। उन फूल वाली टोपी पहनकर तो मादा गौरैया जैसे आपे में न रही। वह उस टोपी को पहनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने जो काम करने का मन बनाया था वह भी पूरा हो चुका था और उसकी टोपी पहनने की इच्छा भी पूरी हुई थी। खुशी के मारे मादा गौरैया डेढ़ टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक कर नर गौरैया को दिखाने लगी कि उसके पास 5 ऊन के फूलों वाली टोपी सबसे अनोखी और सुंदर है। इस प्रकार वो अपनी टोपी की प्रशंसा गौरैया के पास करने लगी। आगे देखते हैं। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? अब यहाँ पर देखिए मुकाबला शब्द आया है। मुकाबला अर्थात बराबरी। जब मादा गौरैया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी जब मादा गौरैया ने अपने टोपी पहनने की इच्छा को पूरा कर लिया और वह अपनी 5 ऊन के फूलों वाली टोपी को पहनकर खुशी से नाच रही थी और नर गौरैया से कह रही थी कि उसकी टोपी सबसे अनोखी और सुंदर है, तो नर गौरैया को भी आखिरकार कहना ही पड़ा कि वह टोपी पहनकर रानी लग रही है। लेकिन मादा गौरैया ने नर गौरैया की बात को बीच में ही काटते हुए क्या कहा कि उसे रानी नहीं बल्कि क्या कहा जाए, राजा कहा जाए। यह कहकर मादा गौरैया बहुत ऊंचा उड़ने लगी और कहने लगी कि अब कोई राजा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूर पर जा बैठी। अब यहाँ पर देखिए हुलस शब्द आया है। हुलस अर्थात खुशी, मुलुक अर्थात देश, जायजा अर्थात देख रेख या देखना,
इत्ते, इत्ते अर्थात बहुत, और कंगूरे अर्थात चोटी या फिर शिखर। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मादा गौरैया ने टोपी पहनी वैसे ही उसके मन में एक नया आनंद उमड़ने लगा था। अब वह सोचने लगी कि क्यों न इस देश के उस राजा को भी एक बार देख लिया जाए जिसके लिए इतने सारे लोग बेमन भी काम करते रहते हैं, क्योंकि मादा गौरैया ने सभी कारागिरों को जबरदस्ती राजा का काम करते देखा था। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के शिखर पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चेबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द आए हैं। चेबारे, चेबारे अर्थात आंगन, टहलुआ अर्थात नौकर, फुलेल अर्थात खुशबूदार तेल, चंपी अर्थात मालिश करना, उंगलियां फोड़ अर्थात उंगलियां बजाना, जैसे हम भी लगभग बजाते हैं, पिंडली अर्थात टांग का ऊपरी पिछला भाग, और गुद्दी काट अर्थात थकान निकालना। जब मादा गौरैया ने पहली बार राजा को देखा तो राजा उस वक्त अपने आंगन में नौकरों के साथ मौजूद था। वह वहाँ खुली धूप में खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा था। राजा का शरीर उस वक्त अधनंगा था, यानी आधे कपड़े पहने हुए थे, और उस समय राजा का सिर भी सिर भी क्या कहते हैं, बिना टोपी का था, नंगा ही था। इस प्रकार उस समय राजा ने अपनी टोपी नहीं पहनी थी। एक नौकर सिर की मालिश कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां चटका रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्के मारकर राजा को आराम दिला रहा था, और चौथा पांव के पिछले भाग की मालिश कर राजा जी की थकान को दूर कर रहा था। इस प्रकार ये सब चल रहा था। आगे देखते हैं। गौरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर पुंदेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वो तो लगातार रटे दोहराना अर्थात जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ ज़रा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अकल चकरा गई अर्थात कुछ समझ में न आना, रटे अर्थात दोहराना, यानी कि बार बार उस चीज़ को वो दोहरा रही थी। कौन सी चीज़ को या कौन से शब्द को, वाक्य को वो दोहरा रही थी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। ये बात वो बार बार बोल रही थी। अब देखिए, जब मादा गौरैया ने देखा कि राजा के सिर पर कोई टोपी नहीं है और नर गौरैया झूठ बोल रहा था कि सबसे सुंदर मनुष्य के राजा की टोपी होती है, मनुष्य में राजा की टोपी होती है, तो मादा गौरैया वही शिखर पर से चिल्लाई कि उसके सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। राजा के सिर पर टोपी नहीं है, उसे बहुत खुशी हो रही थी। राजा ने जब यह सुना तो मालिश करवाते करवाते ही राजा की नज़र मादा गौरैया से टकरा गई। मादा गौरैया के सिर पर ऊन के फूलों वाली टोपी देखकर राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आ सकती है। परंतु मादा गौरैया तो लगातार दोहराए जा रही थी कि उसके सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। यह सुनकर राजा ने अपने सिर को दोनों हाथों से ढका और चिल्लाया कि अरे कोई उसकी कोई मेरी टोपी ज़रा जल्दी से लेकर आओ। राजा के आदेश देते ही उसकी टोपी आ गई। आगे देखिए। राजा ने झट पहन भी ली। देखिए कि राजा ने क्या किया। राजा ने
झट से अपनी टोपी पहन लिए। देख रही फदगुद्दी, और क्या कहने लगा कि देख रे फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में नहीं, फुदने नहीं। अब देखिए फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठी। फदगुद्दी अर्थात एक छोटी सी चिड़िया, अलापना अर्थात अपनी बात कहते जाना, कि वो क्या कहने लगी थी कि जैसे ही राजा की टोपी लाई गई, राजा ने एकदम से पहन ली और मादा गौरैया को दिखाते हुए बोला कि छोटी सी चिड़िया, अब देख कि किसकी टोपी ज़्यादा सुंदर है। राजा की बात सुनकर मादा गौरैया ने पहली बात छोड़कर दूसरी बात को दोहराना शुरू कर दिया कि उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल है और राजा की टोपी में एक भी ऊन का फूल नहीं। उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल और राजा की टोपी में एक भी ऊन का फूल नहीं। इस तरीके से वह फिर से अपनी जो रट थी वो रटने लगी और वो बार बार वही चीज़ को दोहराने लगी थी। अब आगे देखिए, राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। अब देखिए, हेटी अर्थात अपमान, महाबली अर्थात शक्तिशाली, मजाल अर्थात हिम्मत, मसल अर्थात मार देना, पखने अर्थात पंख और क्षमा अर्थात क्षमा। ऐसे बहुत सारे शब्द यहाँ पर हमें दिखाई दिए इस पाठ के अंतर्गत। अब जब मादा गौरैया अपनी टोपी को राजा की टोपी से ज़्यादा सुंदर बता रही थी तो राजा को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि वह इस देश का शक्तिशाली राजा है और उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत दिखा रही है कि राजा का अपमान कर रही है। उससे बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा आ गया और वह अपने सिपाहियों से बोल पड़ा कि इस छोटी सी चिड़िया की गर्दन मरोड़ कर मार डालो, इसके पंख उखाड़ दो और देर मत करो, जल्दी से इस चिड़िया को मार दो क्योंकि इसने राजा का अपमान किया है। राजा की बात सुनकर उसका मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि क्षमा करें राजन, क्यों इस छोटी सी चिड़िया को मारकर अपने हाथ गंदे करें, यह अपने आप ही थोड़ी देर में यहाँ से चली जाएगी। इस प्रकार आगे देखिए। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुल्लेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। अब लपक अर्थात झपटना। अब देखिए, मंत्री की बात सुनकर राजा ने मादा गौरैया को मारने का ख्याल बदल दिया और तब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि यह छोटी सी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ। इसकी टोपी को वह पैरों से ठोकर मारेगा और इसे दिखाएगा कि राजा का अपमान करने पर क्या क्या हो सकता है। राजा का आदेश सुनते ही एक सिपाही ने गुल्लेल मारकर मादा गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया और दूसरा सिपाही तुरंत ही उस टोपी पर झपटा और वह टोपी राजा के सामने प्रस्तुत की गई। राजा टोपी को अब देखिए, राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अब मसलना अर्थात देखिए कुचलना, दंग अर्थात हैरान, नायाब अर्थात बहुमूल्य, नमूने अर्थात बनावट और जड़ हो गया अर्थात एक जगह जम जाना, सिवा अर्थात अलावा। अब
जैसे ही राजा के सामने मादा गौरैया की टोपी को लाया गया, राजा तुरंत ही टोपी को पैर से कुचलने के लिए तैयार हो गया। परंतु जैसे ही राजा उस टोपी को कुचलने ही वाला था कि उस टोपी की खूबसूरती देखकर राजा हैरान रह गया। कारागिर की इस बहुमूल्य बनावट को देखकर कुछ समय के लिए अपनी जगह पर ही जम गया। राजा उस टोपी को उठाकर पलट पलट कर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर उसके राज में कोई उससे ज़्यादा सुंदर टोपी कैसे किसके पास हो सकती है। इस प्रकार देखिए बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ तक ये भाग 3 अंतर्गत जितनी भी कहानी मैंने पढ़ी और समझाई है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे की जो कहानी है हम भाग 4 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।